Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambedi Arya Model School Class 10 Civics Chapter 2 Federalism. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था लैंग्वेज पॉलिसी पार्ट 2 हाउ इज़ अ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हाउ इज़ अ फेडरलिज्म प्रैक्टिस पार्ट 3 है। इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशंस हैं पहले से जो अब चेंज हुए हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, और किस तरीके से फेडरल सिस्टम ने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया है और किस तरीके से फेडरल सिस्टम को हमारे सेंट्रल और स्टेट ने अडॉप्ट करा है। Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. That means इसको समझने की ये ज़रूरत है स्टूडेंट। दैट मीन्स जो सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है वो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, यानी पहले से चेंज हुआ है, एंड फेडरलिज्म को उससे क्या मिली है, मजबूती मिली है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में ये अरेंजमेंट कर रखा है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होंगी और किस तरीके से किसी की भी पावर जो रूलिंग पार्टी है उसको कितनी पावर देनी है, उसकी कहाँ तक पावर है, और लीडर्स के लिए हर चीज़ का अरेंजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। अगर हम एक लंबे टाइम तक बात करें तो पहले सिंगल पार्टी सिस्टम ही था, जैसे कि 1947 के बाद जब हमारी पार्टी बनी थी तो जो प्रोमिनेंट पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी और उसी का रूल था। तो जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे जो एक ही पार्टी रूल करती थी और उसी का डोमेन ज़्यादा था। तो जो स्टूडेंट जो रूल रेगुलेशन थे और जिस तरीके से वो डोमेन ज़्यादा था तो वन पार्टी का डोमेन था, क्योंकि उस टाइम पे कोई रीजनल पार्टी थी नहीं। तो जिस तरीके से वो रूल करती थी पार्टी, या जिस तरीके से पावर शेयरिंग होती थी, अरेंजमेंट था, सारा क्या था, वन पार्टी डोमेन था। और नेगलेक्ट क्या था, फेडरलिज्म को नेगलेक्ट था। यानी उस टाइम पे हम नहीं कह सकते कि फेडरलिज्म है, क्योंकि स्टेट को कोई इसमें कोई स्टेट के साथ कोई रिलेशन नहीं था, और जो पार्टी रूल कर रही है सेंटर में वो अंडरमाइन कर रही है स्टेट पार्टी को। यानी स्टेट पार्टी को क्या कर रही है, वो बिल्कुल उनकी जो पावर है उसको बिल्कुल ध्यान ना देना। तो ये एक सिस्टम चल आ रहा था पहले जब सिंगल पार्टी सिस्टम थी, जब तक कि कोई और पार्टी नहीं थी। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। दैट मीन्स स्टेट्स को कोई भी राइट नहीं था कि वो कोई डिसीजन ले सके या फेडरल यूनिट्स में हो, एज द व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। लेकिन जहाँ पे जब रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे अलग थी और सेंट्रल लेवल पे अलग थी, द पार्टी एंड रूल एट द सेंटर ट्राइड द अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। लेकिन उस टाइम पे भी सेंटर ने क्या ट्राई करा कि स्टेट्स को अंडरमाइन करना, यानी उसको दबाने की कोशिश करी। क्योंकि जब एक इंसान एक पार्टी जब सिंगल पार्टी का प्रोमिनेंट या डोमिनेट ज़्यादा था तो वो ट्राई करेगी कि अगर कोई रीजनल पार्टी उभर के आ रही है तो उसको किस तरीके से दबाना है और अपने अधिकारों का मिसयूज़ करना। जैसे कि एग्जांपल में तमिलनाडु में लेते हैं कि वहाँ की जो रीजनल पार्टी थी एआईडीएम वो उभर के आने लगी, तो उस टाइम पे सिंगल पार्टी ने क्या करा, क्योंकि उसका सेंट्रल में था तो उन्होंने उसको क्या करने की कोशिश करी, उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करी उसके राइट्स को। तो यहाँ पे ये बोला है कि जब सिंगल पार्टी सिस्टम था तो स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्सरसाइज दियर राइट्स एज ऑटोनोमस, और स्टेट और सेंट्रल पे अलग अलग जब वो भी था, तो यानी स्टेट लेवल पे भी अब जब रीजनल पार्टी आने लगी, बनने लगी, यानी तो पहले तो नहीं थी रीजनल पार्टी स्टेट लेवल पे जब, लेकिन अब रीजनल पार्टी अब स्टेट लेवल पे आने लगी, तब भी सेंट्रल ट्राई कर रहा था कि उसको दबाएं किसी तरीके से। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल बाय राइवल पार्टीज। और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई कर रहा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जो पावर है प्रोविजन है उसको मिस यूज़ करना, क्योंकि वो जब कोई जो पावर में होता है वो कुछ भी करने के लिए अपनी पावर को और इंक्रीज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपनी जो राइवल पार्टीज थी उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हर तरीके से कोशिश करी, एंड दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। और इस स्पिरिट ने फेडरलिज्म को क्या करा, नेग्लेक्ट करा और कम करा। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद अचानक से चेंज आने लगे। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब अभी तक तो एक ही रीजनल पार्टी थी जो उभर के आने लगी, एआईडीएम, जो कि तमिलनाडु का एग्जाम्पल था। ठीक है, उसको दबा लिया सिंगल पार्टी सिस्टम ने, कोशिश करी उसको नेग्लेक्ट करने की। लेकिन जब धीरे धीरे अब क्या होने लगा था, उसके बाद से कोई भी गवर्नमेंट ऐसी थी कि जो मेजोरिटी से अपनी सेंटर में
सरकार नहीं बना रही थी, क्योंकि 272 में एक ज़्यादा सीट चाहिए जब जाके कोई भी गवर्नमेंट है सेंटर में अपनी बना सकती है अपनी गवर्नमेंट। तो मेजॉरिटी ना होने की वजह से रीजनल पार्टी के साथ मिलकर ही कॉलिजन करके गवर्नमेंट बना सकती थी। तो अब रीजनल स्टेट्स को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी था सेंटर को। अब ये जो पीरियड था एक ऐसा पीरियड था रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उभर के आने लगा कंट्री में, एंड बिगिनिंग स्टार्टिंग हो गई एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट मीन्स जैसे कि अभी मैंने बताया सेंटर में कॉलिशन गवर्नमेंट आ गई थी। दैट मीन सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, यानी सिंगल पार्टी को अब मेजोरिटी नहीं मिल रही थी लोकसभा में, एंड द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू द अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। सेंटर में आने के लिए अब जो गवर्नमेंट है उसको रीजनल पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनानी पड़ी। जो रीजनल पार्टी है उसे मिली जुली सरकार कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं। तो फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर में अपनी सरकार बनाना। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इससे साफ साफ एक ऐसे नए कल्चर की शुरुआत हुई, पावर शेयरिंग की शुरुआत हुई, जिसमें कि अब सेंटर रिस्पेक्ट कर रहा था किसकी ऑटोनॉमी, स्टेट्स गवर्नमेंट्स की, जिसको पहले की ऑटोनॉमी जिसकी पहले सेंटर नहीं कर रहा था, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम था। लेकिन अब सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी में आ ही नहीं रही थी, यानी उसको इतनी सीट मिल ही नहीं रही, और रीजनल पार्टी का उसको सपोर्ट चाहिए। तो अब जब रीजनल पार्टी का सपोर्ट चाहिए स्टेट लेवल पे, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट को स्टेट लेवल की क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और दिस ट्रेंड वॉज, अब जब से ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरीके से जो पहले है स्टेट क्या कर रहा था, अपनी पावर को मांग रहा था कि हमें पावर दे दो, स्टेट मांग रहे हैं सेंटर से। लेकिन अभी क्या हुआ, कॉलिशन के बाद जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, तब से अब सेंटर को बल्कि स्टेट को क्या देनी पड़ी है, पावर देनी पड़ी है, क्योंकि बिना पावर दिए अब काम नहीं चल सकता। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एग्री नहीं होती है स्टेट, तो जो सेंटर है वो कोई भी इशू को कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपनी जो मेजॉरिटी है उससे ले लेगा कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट बाय मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एराबिट्री मैनर। दैट मीन्स ये अब सपोर्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जो सपोर्ट है उसके बाद से भी सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिसमिस नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट की पावर को, और मतलब उसको मनमाने ढंग से अपनी नहीं चला सकता है। एंड फेडरल पावर शेयरिंग इज़ अ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और जो फेडरल पावर शेयरिंग है पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, और पिछले कुछ सालों से कॉन्स्टिट्यूशन में अब वो ये फोर्स में आया है, क्योंकि अब से सेंट्रल को भी पावर मिलने लग गई है, क्योंकि बिना स्टेट को भी अब पावर मिलने लग गई है, इंक्रीज़ हो गई है उसकी पावर, उसकी ऑटोनॉमी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि बिना सपोर्ट के स्टेट्स के अब सेंटर मतलब मेजॉरिटी में नहीं है और उसका काम नहीं चल सकता। तो इसीलिए उसको उसके साथ मिलके चलना पड़ेगा सेंटर को स्टेट के साथ। तो इसीलिए जैसे कि बोला है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन एक पहले से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, बेटर हुआ है, और वो एक शो करता है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस पहले से बेटर हुई है। तो ये एक जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट, हमने 3 टॉपिक में इसको फिनिश करा है। फेडरलिज्म प्रैक्टिस इंडिया में कैसे है, लिंग्विस्टिक स्टेट जिसमें हमने बताया कि अलग अलग लैंग्वेज पे को इम्पोर्टेंस देते हुए अलग अलग स्टेट्स बनाए। लैंग्वेज पॉलिसी में हमने पढ़ा किस तरीके से अलग अलग भाषाओं को इम्पोर्टेंट दी हुई है कि ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं सभी स्टेट्स, अपने अपने लिए फ्री हैं। और थर्ड में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस किस तरीके से सेंट्रल स्टेट को अब पूरी पावर देता है और वो फ्री रखता है, उसको लिबर्टी देता है काम करने के लिए, और एक कोऑर्डिनेट बना के काम करता है। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बनाने से एक स्ट्रेंथ होती है, एक यूनिटी बनती है, और ये सभी चीज़ें हमें शो करती हैं कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस इंडिया में पहले से ज़्यादा बेटर हुई है और उसको वो फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसमें हमने यहाँ तक ये जो टॉपिक था इसको फिनिश करा, और ये समझा कि किस तरीके से हमें हमारा जो सिस्टम है फेडरल का